देश का एक ऐसा युवा प्रधानमंत्री जिसकी थिंकिंग, पर्सनैलिटी और वर्क कल्चर से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित थी। देश में कंप्यूटर कल्चर को बढ़ावा देना हो या फिर प्रोग्रेसिव सोच के साथ देश को डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ाना, ऐसे अनेकों कामों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन उनकी मौत के बाद वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर काफी चेंज आ गया है। उन्होंने पड़ोस में शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन आज उसका नतीजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, जो देश में ऐसे अकेले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मौत एक बम ब्लास्ट में हुई थी। वो एक सुइसाइड बॉम्बर के जरिए विदेशी साजिश का शिकार हुए थे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। वो अपने समय में देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, युवा थे। वो दुनिया के एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष थे जिनकी मौत एक सुसाइडियल ह्यूमन बम ब्लास्ट में हुई। तो शुरुआत करते हैं श्रीलंका से, जो भारत की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। श्रीलंका बेसिकली बौद्ध मेजॉरिटी वाला देश है। वहाँ रहने वाले इन बौद्ध लोगों को सिंहली कहा जाता है। सिंहली समुदाय संख्या बल में ज्यादा है। इसके बाद नंबर आता है तमिल संप्रदाय के लोगों का। भारत में भी तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तमिल समुदाय के ये लोग सनातन संस्कृति से संबंध रखते हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। मेजॉरिटी में रहने वाले सिंहली समुदाय का वर्चस्व श्रीलंका में काफी ज्यादा है और तमिलों के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा था। बहुत से ऐसे अधिकार थे जो तमिलों को मिलने चाहिए थे और नहीं मिले, लिहाजा एक स्ट्रगल सिंहली और तमिलों के बीच लंका में चल रहा था। तमिल के लोगों का ये संघर्ष 80 के दशक में और तेज हो गया। वो श्रीलंकाई सरकार से वहां पर अपने लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। यूं तो तमिल समुदाय के बहुत सारे छोटे बड़े संगठन एक सुर में अपने लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आया वो था LTTE, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तमिल इलम के नाम से ही वो अपने लिए सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे थे। हालांकि भारत का श्रीलंकाई तमिलों को एक ऑफिशियल सपोर्ट था, लेकिन वो केवल एक लिहाज से था कि तमिलों के साथ ज्यादती ना हो, उन्हें उनके ह्यूमन राइट्स मिलते रहें, उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। लेकिन LTTE ने इस लड़ाई को न केवल वॉयलेंट बना दिया, बल्कि उसने कुछ नई चीजें दुनिया के सामने रखी। सुइसाइड बॉम्बर तैयार करके बम ब्लास्ट करना इन्हीं लोगों की टेक्निक का हिस्सा था। इसके अलावा गोरिल्ला वॉर में भी इनका कोई जवाब नहीं था। ये अपने टारगेट पर लैंडमाइंस बिछाकर हमला करते थे। 23 जुलाई का दिन था, साल 1983। लिट्टे के गोरिल्ला सैनिकों ने श्रीलंकाई सेना के 13 सैनिकों को अचानक घेर कर हमला किया और शहीद कर दिया। इस घटना से श्रीलंका के लोगों में तो जबरदस्त गुस्सा था। श्रीलंका में तमिल समुदाय पर हमले होने लगे, बड़े पैमानों पर हिंसा भड़कने लगी और धीरे धीरे हालात गृह युद्ध की तरफ बढ़ने लगे। वहां के हालात खराब हुए तो श्रीलंका से लाखों की संख्या में तमिल शरणार्थी के तौर पर भारत पहुंचने लगे। इससे भारत सरकार भी हरकत में आई, क्योंकि एक साथ अचानक इतने सारे लोगों का आ जाना मतलब तमाम वर्तमान व्यवस्थाओं का पटरी से उतर जाना होता है। दिल्ली में उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी पर भी तमिल के इस मसले को हल करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। समय अपनी गति से बीता चला जा रहा था। श्रीलंका के हालात खराब होते जा रहे थे। श्रीलंका में एक जगह है जाफना, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। वहां पर खाने पीने के सामान की किल्लत थी, जिसे लेकर तत्कालीन भारत सरकार ने श्रीलंका से उन लोगों की मदद की पेशकश की, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने भारत सरकार की इस पेशकश को मना कर दिया। अब भारत सरकार ने कहा कि वो बाय एयर इन लोगों की हेल्प करेंगे, लेकिन अगर हमारे किसी भी जहाज पर हमला हुआ तो इसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। इसके बाद श्रीलंका की सरकार कुछ प्रेशर में आई और भारत सरकार तमिलों की कुछ मदद कर सकी। ये तमिल संगठन काफी सामने आ रहे थे। इस तरीके से वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। साल 1987 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मध्यस्थ बनने के बाद दिल्ली के अशोका होटल में श्रीलंका के राष्ट्रपति जे जयवर्धने और प्रभाकरण की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें प्रभाकरण के सामने यह प्रस्ताव दिया गया, तमिलों को अलग देश तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां के लोगों को और ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। आप इस मांग को मान लीजिए। तब प्रभाकरण ने कहा कि मुझे इसके अलावा श्रीलंकाई गवर्नमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल भी चाहिए। सूत्र बताते हैं कि उस समय राजीव गांधी ने प्रभाकरण की इस मांग को मान लिया था। इसके बाद मीटिंग खत्म हुई
और प्रभाकरण वापस श्रीलंका पहुंचा। इस समझौते के तहत जब प्रभाकरण और श्रीलंकाई राष्ट्रपति वापस श्रीलंका चले गए, तब जुलाई 1987 को भारतीय सेना की 4 डिवीजन श्रीलंका भेजी गई। उन्हें शांति सेना का नाम दिया गया। शायद दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक देश की सेना दूसरे देश में शांति स्थापित करने के लिए जा रही थी। भारतीय सेना का काम था वहां जाकर सभी विद्रोही गुटों के लोगों से हथियार लेकर सरेंडर करवाना, उन्हें आर्मलेस करना। भारतीय सेना के लगभग 80,000 जवान इस काम के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन वहां जाने के बाद प्रभाकरण का मन बदल गया। उसने धोखा दिया और वो अलग देश की मांग पर अड़ा रहा। सिचुएशन बड़ी ही बिगड़ गई थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति जे जयवर्धने ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। भारतीय सेना वहां पर फंस गई थी। LTTE ने भारतीय सेना पर भी हमले करना शुरू कर दिया। वो वापस अपने लैंडमाइन ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्बर को इस्तेमाल करना और गोरिल्ला वॉर की टेक्निक पर काम करने लगा। वहां हिंसा बढ़ने लगी, जबकि भारतीय सैनिक वहां केवल शांति स्थापित करने के लिए गए थे। वो जंग की तैयारी से नहीं गए थे। इस बीच श्रीलंका में भी चुनाव हुए और वहां जे जयवर्धने एक बार फिर से श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन भारत में राजीव गांधी चुनाव हार गए और नए प्रधानमंत्री के तौर पर VP सिंह चुने गए। ये एक मिलीजुली सरकार थी। इधर श्रीलंका में हमारे सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। इस संघर्ष में लिट्टे के भी हजारों लोग मारे गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शांति सेना को वापस बुलाने का डिसीजन लिया। सेना वापस आ गई, लेकिन श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात बने रहे। वहां के आम नागरिक डर के साए में जी रहे थे। भारत में VP सिंह की सरकार भी गिर गई और साल 1991 में दोबारा चुनाव की घोषणा हुई। भारत में चुनाव की तैयारियां चलने लगीं, लेकिन प्रभाकरण के दिल में यह डर था कि अगर इस चुनाव में राजीव गांधी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हो सकता है कि वो अब की बार फिर तो तमिलों के लिए हालात और खराब हो जाएंगे। इसीलिए वो किसी भी सूरत में राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहता था। वो उन्हें मारने की प्लानिंग बनाने लगा। साल 1990 के अंतिम महीनों में झांकना के जंगलों में राजीव गांधी को मारने की प्लानिंग में प्रभाकरण के अलावा उसके 4 भरोसेमंद साथी शामिल थे। उनमें सबसे पहला था बेबी सुब्रमण्यम। इसको हमले के लिए जाने वाले लोगों को अकोमोडेशन देने के साथ साथ उन्हें फैसिलिटेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बेबी सुब्रमण्यम लिट्टे का ऑडियो लॉग था। दूसरा मुरुगन, सुसाइड ह्यूमन बॉम्बर बनाने की ट्रेनिंग ले चुका मुरुगन IED एक्सपर्ट था। हमले में विस्फोट तैयार करने और सुसाइड बम तैयार करने की जवाबदारी इसी की थी। तीसरा शिवसारन, यह लिट्टे का जासूस था। इसे हमले की सबसे अहम कड़ी माना जाता है, क्योंकि हमला कब, कहां और कैसे होगा, राजीव गांधी की तमाम गतिविधियों पर नजर रखते हुए हमले की तैयारी की जिम्मेदारी इसी की थी। चौथा मुथु राजा, ये प्रभाकरण का बहुत ही खास आदमी था, जिसे हमला करने वाले लोगों को पैसा पहुंचाने और उनके साथ कम्युनिकेशन करते रहने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद ये सभी तमिलनाडु के पोरर में एक घर लेकर रहने लगे, हमले की तैयारी करने लगे, लेकिन सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए कोई भरोसेमंद नहीं मिल रहा था। फिर शिवरासन 1991 के शुरुआती महीनों में एक बार फिर जाफना गया, प्रभाकरण से मिला। प्रभाकरण के कहने पर वो अपनी 2 चचेरी बहनों शुभा और धनु को तमिलनाडु लेकर आया। हमले की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी थी। बेल्ट वाला बॉम्ब रेडी हो चुका था। इसके बाद हमले की रिहर्सल करनी थी। उस समय VIP नेताओं की सुरक्षा को लेकर इतनी सतर्कता नहीं बरती जाती थी। लोग आसानी से माला पहनाने, शॉल उड़ाने और पैर छूने के इरादे से उनके पास तक पहुंच जाते थे। इसीलिए किसी चुनावी रैली में ही राजीव गांधी पर हमला करने का प्लान बनाया गया। सुसाइड बॉम्बर के तौर पर धनु को तैयार किया गया था। 12 मई 1991 को VP सिंह की रैली में शिवरासन धनु को लेकर गया और धनु VP सिंह के बहुत करीब पहुंचने में सफल हो गई। इसके कुछ दिनों बाद तमिलनाडु में ही DMK के चीफ करुणानिधि की रैली थी। उसमें भी धनु को उनके पास जाने तक की रिहर्सल करनी थी, जिसमें वो पूरी तरह से सफल रही। इसके बाद 20 मई 1991 को इनके पास खबर पहुंची कि राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में रैली करने के लिए आने वाले हैं। नलिनी के घर पर सभी लोग रुके हुए थे, जिसमें धनु, शुभा, हरि बाबू और शिवरासन के साथ नलिनी भी थी। दूसरे दिन 21 मई की शाम रात 9 बजे राजीव गांधी रैली स्थल पर पहुंचते हैं। उनसे मिलने के लिए भीड़ आगे बढ़ती है। सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों को तो हटा देते हैं, लेकिन एक जगह पर महिलाओं की भीड़ थी। वो उन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें भी सिक्योरिटी गार्ड हटाने की कोशिश करते हैं।
इन्हीं महिलाओं में धनु भी थी, जो आगे बढ़कर उनके पैर छूने की कोशिश कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कुछ ऐसा कहा जो राजीव गांधी के कानों तक पहुंचा। राजीव गांधी ने सिक्योरिटी गार्ड से धनु को आने देने के लिए इशारा किया। धनु उनके पास गई, उसने राजीव गांधी के पैर छुए और राजीव गांधी उसे उठाने के लिए नीचे की तरफ झुके। इसी बीच उसने बम का बटन प्रेस कर दिया और एक भयानक धमाके के साथ राजीव गांधी, धनु और उनके आसपास करीब 18 लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। ये घटना पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। तो दोस्तों, ये थी राजीव गांधी की हत्या की साजिश की पूरी कहानी। आगे चलकर इसका खुलासा भी हुआ। अगर आप उस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिए। वीडियो में आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।